हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान। ठीक है। और बड़ी मांग है, एक चैप्टर एक्चुअली हमने बीच में छोड़ा हुआ है, अभी उसको पूरा कर रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं, इसके बाद जो है उस चैप्टर को लेंगे। अभी हमारा एक चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। कार्य, ऊर्जा और शक्ति में छोटे छोटे दो वीडियो बचे हैं और एक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के कुछ हल हैं वो बचे हुए हैं। इसमें जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्लान चल रहा है, उसके मुताबिक एक तो हमें वृत्तीय गति, वर्तुल गति में एक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण है, ऊर्जा के संरक्षण को समझना है। ठीक। और इसमें एक उदाहरण लेना है, यानी वृत्तीय पथमर गति। वृत्तीय पथ में गति होती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा अन्य बल उसमें लगे होते हैं, जैसे अभिकेंद्रीय बल होता है वृत्तीय गति में, है ना। तो ये जो है इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर ऊर्जा और संवेग संरक्षण, ऊर्जा और संवेग संरक्षण जो है दोनों मिलाकर कहाँ काम करते हैं, एक ही समय पर कहाँ काम करते हैं, एक के बाद एक कैसे संरक्षित होता है, इस पर कुछ उदाहरण हैं हमारे। और इसके बाद फिर कुछ एनसीईआरटी के हल हैं, जो प्रश्नों के हल हैं वो। एनसीईआरटी के हल अलग से आप मांगते हैं, आप कहते हैं कि एनसीईआरटी के हल अलग से बताइए। तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का हल उस वीडियो में होता है, जो वीडियो बनाई जाती है उसमें एनसीईआरटी का हल होता है, सब में है। चाहे 11वीं कक्षा हो, चाहे 12वीं कक्षा हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, तो एनसीईआरटी का हल अलग से, कुछ सवालों का हम अलग भी कर देते हैं। लेकिन सामान्यतया क्या होता है कि जो सवाल होता है, जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक में ही उस पर आधारित वो सवाल होता है। जिस टॉपिक पर आधारित सवाल होता है उसी में उसका एनसीईआरटी का हल भी होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के हल के लिए अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वीडियो में ही वो चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मैं प्रक्षेप्य गति की बात कर रहा था या करूँगा, मैंने पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसी टॉपिक में मैंने एनसीईआरटी का हल भी रखा है, इसके अलावा भी मैंने दिया हुआ है। और इसके अलावा उन्हें वीडियो में से काट काट के एनसीईआरटी के हल अलग से भी हम दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का हल नहीं है, वीडियो में है, पूरा एनसीईआरटी का हल है, उदाहरण भी है और प्रश्नों के हल भी हैं, अभ्यास के हल भी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृत्तीय गति, वृत्तीय पथ पर गति, वर्तुल गति, वर्टिकल मोशन जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। जैसे मान लो किसी रस्सी में कोई द्रव्यमान बांध लें आप, कोई मिट्टी का ढेला या कुछ बांध लें और उसे घुमाएं वृत्तीय गति में, तो उसकी बात आप करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। अभी आ गया ऊर्ध्वाधर, है ना, तल में, और बात करेंगे वृत्तीय गति, है ना। और आधार क्या रहेगा, ऊर्जा संरक्षण। ये हमारा आधार है कि भाई ऊर्जा कैसे संरक्षित होती है। अब इसमें देखो क्या करते हैं कि मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो हम क्या करेंगे, एक रस्सी में एक कुछ चीज़ बांधेंगे जिसमें द्रव्यमान हो, उसे घुमा के देखेंगे। ठीक। तो हमें जो है, और यहाँ क्या है कि जो हवा का प्रतिरोध है, हवा का प्रतिरोध हमेशा रहता है, क्योंकि अगर हम हवा में हैं, एटमॉस्फेयर में हैं, वायुमंडल में, तो हवा का प्रतिरोध हमेशा रहता है और अच्छा खासा रहता है, यानी कम नहीं रहता, अधिक रहता है, बढ़िया रहता है हवा का प्रतिरोध। लेकिन हम मानते नहीं हैं उसको। ठीक। लेकिन अगर प्रायोगिक दृष्टि से देखें तो वो रहता है। तो अगर उसे नहीं मानते, नगण्य मानते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब ये गणनाएं की जाती हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने जो है कोई कील बनाई, कील पे ठोक दिया, और एक तार, एक धागा, एक डोरी जिसमें द्रव्यमान नहीं है, उसमें कोई द्रव्यमान बांधा और इसको मान लिया कि ये है m, ऐसे। अब देखो इस m को बना देता हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने m ऐसे। ये बन गया। ठीक। अब यहाँ पर ये बांधा हुआ है, देखो
इस जगह पे बांधा हुआ है, और वृत्तीय गति ऊर्ध्वाधर तल में होनी है, ठीक, क्षैतिज तल में नहीं, उधर, यानी जी का प्रभाव, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का जो है आपका संरक्षण, है ना। अब मान लीजिए इसमें आगे की तरफ एक वेग हम देते हैं, इसमें आगे की तरफ एक वेग चाल दे देते हैं हम इसके अंदर, ये हमने दिया यहाँ से u, ठीक। तो ये एक वृत्तीय पथ पर गति में घूमता है। अब मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से घूमने लगता है, ये इसका रास्ता हो गया मान लीजिए, और ये पूरा वृत्त पूरे वृत्त पे घूम के आता है ऐसे, ये मान के चलो ऐसे, ठीक। अब यहाँ से हमने u दिया, तो सबसे पहली बात हम यही देखेंगे कि इसमें जो चाल है वो किस प्रकार बदलती है, और इसका जो वेग है वो किस प्रकार बदलता है। चाल और वेग दो अलग अलग चीज़ें हैं, हम इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चाल की, यानी वेग के परिमाण की, उसके बाद वेग की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ आ जाता है कुछ समय में, यहाँ पहुँच जाता है मान लीजिए ऐसे, अब ये फिर बन गया, देखो बिल्कुल बढ़िया सा डब्बा, ये छोटा सा ब्लॉक बना दिया, ये फिर बन गया देखो। और यहाँ जो चाल है वो हो जाती है, बदल जाती है, वो हो जाती है v। चाल की मैं बात कर रहा हूँ, वेग की नहीं। वेग में दिशा लगाऊंगा मैं, सदिश राशि के पदों में उसको बनाऊंगा, ठीक। और कितना कोण ये रस्सी घूम गई, इस कोण को मानना पड़ेगा, ये कोण घूम गई है रस्सी थीटा, ठीक। और कितनी ऊंचाई तक, देखिए यहाँ से अगर कोई ऊंचाई मानी जाए और यहाँ की ऊंचाई मानी जाए, तो इस ऊंचाई को मान लेते हैं h, ये ऊंचाई हो गई h, और इसे त्रिभुज को पूरा कर देते हैं यूँ, ठीक। अब नाम लिखते हैं, इसे लिख देते हैं a, इसे लिख देते हैं b, और इसे लिख देते हैं बिंदु c, ठीक। और जो रस्सी की लंबाई है AB, उसे मान लेते हैं L, ये हो गई देखिए L। अब कोण के आधार पर या त्रिभुजों के आधार पर इस ऊंचाई को थीटा के और L के पदों में निकाला जा सकता है। सबसे पहले वो निकालते हैं, ठीक, यानी जो त्रिकोणमिति है, इसमें जो ज्यामिति है वो लगती है, उसे निकालते हैं पहले। अब उसे निकालते हैं पहले, तो कैसे करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ABC में, अब देखेंगे यहाँ से आधार बटे कर्ण, ये जो कर्ण है पूरा, ये लंबाई L है, ये तो आप जानते हैं कि त्रिज्या बनेगी ये वृत्त की, और ये है आधार यानी AB, तो इसमें बनेगा cos थीटा AB बटे L, यानी जो AB आ गया बिल्कुल सरलता से वो आ गया L cos थीटा, ठीक। अब यहाँ से निकालते हैं हाइट यानी h, अगर इस h को निकालते हैं, देखो पूरा लेंथ है a m तक, है ना, जहाँ द्रव्यमान है m क्या है द्रव्यमान, और पूरी लंबाई क्या है, पूरी ऊंचाई देखें यहाँ तक की, तो ये है L, और ये कितनी बनी, ये AB कितना बना, ये बना L cos थीटा, तो h कितना आ गया, पूरा L माइनस L cos थीटा, यानी ये वो ऊंचाई है जो ऊपर की तरफ ये चला। कैसी ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई हो गई है, ठीक। अब मान लीजिए ऊर्जाओं की बात करें, तो सबसे नीचे के तल पर जो ऊर्जा है, यहाँ पर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को क्या मान लेते हैं, सबसे नीचे के तल पे स्थितिज ऊर्जा को मान लेते हैं 0, और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसे मान लेते हैं UBC ऐसे, और यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, आपने जो गतिज ऊर्जा यहाँ पे दी हुई है उसे क्या, कितनी चाल दी है इसको U, तो यहाँ की कुल ऊर्जा, सबसे नीचे के तल की कुल ऊर्जा बराबर C पे जब पहुंचा तब कुल ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, ठीक, यानी C की ऊर्जा और यहाँ सबसे नीचे के तल की ऊर्जा, ठीक। तो क्या करें, सबसे नीचे के तल पे कितनी ऊर्जा है, 1/2 mu² हमने दी, और स्थितिज ऊर्जा 0 है, और यहाँ पर वेग हो गया v, और स्थितिज ऊर्जा है mgh, इस प्रकार है देखिए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, वेग का परिमाण, चाल, तात्कालिक चाल, उसकी दिशा अभी नहीं। अब देखिए
हम निकाल रहे हैं, ये आ गया देखो u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। तो ये आ गया देखो चाल। अब इसमें जो h का मान है वो ये है, h का मान। अगर मैं इसमें h का मान लगा दूं तो ये वैल्यू कितनी बनती है, देखो ये बनेगी u स्क्वायर माइनस 2gh का मान L1 माइनस कॉस थीटा। कितना थीटा है, ऊर्ध्वाधर दिशा से कितने कोण पर रस्सी घूम गई, है ना। ये है एंगल या कोण थीटा, हो गया। अब इस प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, v निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये चाल है। अब हमें चाहिए कि हम इसको वेग बनाएं, हम इसको वेग में पता करें। तो हमें मानना पड़ेगा आगे की तरफ दिशा कौन सी, x, और ऊपर की तरफ दिशा कौन सी, y। ठीक, अब घटक बनाने पड़ेंगे। अब मान लो मैं सदिश लगा दूं इस वेग पे ऐसे। अब देखो, अब घटक बनेंगे, इस वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा ये। अब देखो ये कोण कितना है, थीटा। ठीक, अब ये थीटा कोण है यहाँ से, तो ये कोण कितना बनेगा, थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो ये जो कोण है यहाँ से ये कितना बन जाएगा, थीटा। सिंपली त्रिकोणमिति से समझ सकते हैं, ये अगर थीटा है तो ये थीटा है। तो इस v के जो घटक हैं वो देखो कितने आएंगे, इधर को आएगा v कॉस थीटा, ऊपर को आएगा v साइन थीटा। ठीक, थीटा के पास वाला घटक क्या हुआ, v कॉस थीटा। थीटा के ऊपर वाला, इसके जो लंबवत दिशा में घटक है वो क्या है, साइन थीटा। और ये पक्का कर दिया कि ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, और ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री पर है, लंबवत है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये पूरा 90। चलिए साधारण तरीके से पता लगा लिया कि थीटा है, घटक बना दिए। अब अगर वेग में लिखें इसे, तो वेग में कितना होगा, ये आगे की तरफ जाने वाला वेग का घटक v कॉस थीटा, आई कैप लगा देंगे, ऊपर की तरफ जाने वाला v साइन थीटा, जे कैप लगा देंगे। ये वेग है, ठीक। और ये क्या है, ये वेग का परिमाण है, चाल है, ठीक। अब प्रारंभिक वेग, ये तो हो गया थीटा पर वेग। प्रारंभिक वेग क्या है, u। तो u किस तरफ को दिया था आपने, प्रारंभिक वेग आगे की तरफ, यानी x एक्सिस पे ये है u आई कैप, यानी यहाँ से जो प्रारंभिक वेग है वो आगे को दिया था, तो वो क्या है, u आई कैप। ठीक, तो इस प्रकार प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग लिखे जाते हैं। और u क्या है, प्रारंभिक चाल, पहली चाल, और ये v क्या है, थीटा पर चाल, कोण थीटा पर या h ऊंचाई पर ये चाल है। तो चाल लिखने में, तात्कालिक चाल लिखने में और वेग लिखने में देखो ये फर्क है। हम कई बार क्या करते हैं, हम चाल को ही वेग मान बैठते हैं। एक दिशा में तो ठीक है, एक ही दिशा में गति है, फिर तो ठीक है, मानेंगे तो चल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर दिशा बदल रही है तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। अब मान लीजिए हम कहें चाल का परिवर्तन, चाल का परिवर्तन, है ना। तो देखो ये बड़ा सरल है। चाल का परिवर्तन क्या है, डेल्टा v लिख देंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू। बड़ा सरल है, ये v है और ये u है, सीधे घटा सकते हैं इसको। तो चाल का परिवर्तन कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है u स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा और माइनस u। तो ये तो चाल का परिवर्तन है, डेल्टा v, है ना। डेल्टा v चाल का परिवर्तन, ठीक से लिखते हैं, डेल्टा v चाल का परिवर्तन। अगर वेग का परिवर्तन लिखना हो तो वेग परिवर्तन, अगर वेग परिवर्तन की बात करूं तो डेल्टा v पे सदिश लगाना पड़ेगा और v में से u घटाना है, तो v माइनस u। ठीक, तो अब कौन घटेगा किस में से, अब ये घटेगा इसमें से। तो वेग का परिवर्तन कितना आ गया, देखो पूरा लिखना पड़ेगा, v कॉस थीटा माइनस u, ये होगा आई कैप में आई कैप और प्लस v साइन थीटा जे कैप। ये क्या है, ये है वेग का परिवर्तन, ठीक। तो इस प्रकार वेग के परिवर्तन का परिमाण अगर निकालें वो कुछ और आएगा और चाल परिवर्तन का परिमाण कुछ और आएगा, तो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो गई।
तो अगर दिशा बदलती रहती है तो चाल और वेग अलग अलग हो जाते हैं, इसको याद रखना है और इसको समझना है। कुल मिलाकर हमने निकाल लिया कि यहाँ पर जो चाल है या वेग का परिमाण है वो ये है, ठीक। और ये हमने देख लिया भाई वेग और चाल किस प्रकार अलग अलग हो जाते हैं, उनके परिवर्तन कैसे निकाले जाते हैं। ये बात पक्की हुई कि वेग का परिवर्तन यानी सदिश राशि में निरूपण हो उसके बाद हो परिवर्तन। चाल, तात्कालिक चाल में से सीधे प्रारंभिक चाल घटा दी जाए क्योंकि ये अदिश राशि मान ली जाती है, इसमें दिशा को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आगे चलते हैं, यहाँ से चाल निकल गई, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो घटक बनाए हैं इनको हटा लेते हैं, ठीक है। इन घटकों को हटा लेते हैं और इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है। देखो इसको घटा के दोबारा बना देते हैं और ये देखो दोबारा इसको एक वृत्त पे लेके आएंगे, बिल्कुल ऐसे यूँ, और यहीं बना देंगे इसको दोबारा, ये बन गया। और जो चाल है उसको लिख देंगे वी, ऐसे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रस्सी में तनाव टी, जो दोनों तरफ से काम करता है, ऐसे टी। रस्सी में तनाव दोनों तरफ से रस्सी के बीच की तरफ काम करता है, ओके। अब इसका द्रव्यमान क्या माना हुआ है? द्रव्यमान है इसका m, ठीक। और यहाँ पर चाल कितनी है? v। और अगर इन दिशाओं को पूरा कर लें तो इसको अब मैं देखो, अब दोबारा बनाता हूँ इसको मैं, ये बना दिया फिर से मैंने, है ना। और ऐसे ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा है। और ये रस्सी में तनाव, और ये यहाँ केंद्र है कहीं पे, है ना। तो केंद्र से ये कोण कितना? थीटा। तो ये कोण भी बन जाएगा थीटा। इसका ऊपर का घटक टी का होगा टी कॉस थीटा, और भार का घटक नीचे, भार नीचे काम करेगा एम जी, और इधर को लगने वाला घटक होगा टी साइन थीटा, ठीक। और बाहर की तरफ जो लगता है वो कौन सा बल लगता है? अब भी अपकेंद्रीय बल, और केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल। तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल यानी केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण अगर देखें, इसको सर्कल पे मान के चलें ऐसे, ठीक। तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या है? टी। और एम जी का घटक जो नीचे की तरफ लगेगा, ये थीटा मान लिया, ये लगेगा एम जी कॉस थीटा। यानी एम जी के दो घटक, एक एम जी साइन थीटा इधर को आएगा, यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश कौन आएगा? एम जी साइन थीटा। और तनाव की दिशा में केंद्र की तरफ लंबवत घटक कौन जाएगा? एम जी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके। तो अब देखा जाए तो केंद्र की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है जो कि सर्कल पे चला रहा है इसको। तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या है? टी। और उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या है? एम जी कॉस थीटा। और ये बल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल। एल क्या है? त्रिज्या, डोरी की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या निकाल पाते हैं? टी निकाल पाते हैं। देखो टी मिल गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बटे एल, ये टी मिल गया। अब इसमें क्या रखना है तुम्हें? इसमें तुम्हें थीटा रखना है। और वी कहाँ से रखना है? वी तुम्हें यहाँ से रखना है। देखो जरा वी तुम्हारा, ये वी यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो अगर वी को यहाँ लगा दें तो थीटा में तुम्हें आंसर मिलेगा और यू में तुम्हें आंसर मिलेगा। तो टी एम जी कॉस थीटा प्लस एम बटे एल। अब देखो वी स्क्वायर का मान रखने जा रहा हूँ, ये हटा लूँगा मैं, ये स्क्वायर रूट वर्गमूल हटा लूँगा। तो ये इस वी स्क्वायर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया देखो, ठीक। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है? u है और थीटा है। u और थीटा के पदों में t का मान मिल गया, ठीक। अब कहता है पूरा वृत्त पूरा करने का
उसकी शर्त क्या है। कहता है यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, व्रत को पूरा कर दे ऐसे, ठीक, उसकी शर्त क्या है। तो व्रत को पूरा करने का मतलब है कि टी यहाँ जाके 0 होना चाहिए, यानी अधिकतम ऊंचाई पे जाके टी डोरी में तनाव 0 होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले हो गया तो पलटी मार जाएगा। मान लो यहाँ तनाव 0 हो गया, टी यहीं से घूम जाएगा, ऊपर तक पहुँचेगा ही नहीं, चलता रहेगा, लेकिन तनाव ही है वो जो अभी केंद्रीय बल देता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो 0 कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर जा करके, फिर पूरा व्रत कर देगा, व्रत को पूरा करता रहेगा फिर। तो उसके लिए क्या है, अगर ऊपर जाके हो तो कितने कोण पे तनाव 0 होना चाहिए, ठीक, तो कोण होना चाहिए थीटा बराबर 180, ठीक, 180 पे जाके तनाव 0 होना चाहिए। और तनाव कितना होना चाहिए, तनाव होना चाहिए 0, ठीक, 180 डिग्री पे जाके ऐसा हो सकता है। तो अगर हम यहाँ टी की जगह 0 रख दें और थीटा की जगह 180 रख दें तो यू का मान आ जाता है नीचे सबसे, ये आता है वर्गमूल 5GL। इसमें रख दें वैल्यू, देखो cos 180 माइनस माइनस 1 हो गया, ये 2 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसमें एक ये जुड़ जाएगा, ये हल हो जाएगा, ठीक। तो यू का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल ऑफ 5GL, यानी नीचे दिया गया वेग वर्गमूल और 5GL के बराबर या उससे ज़्यादा हो। व्रत को पूरा करने के लिए, वृत्तीय गति को ऊर्ध्वाधर में पूरा करने के लिए ये होती है शर्त, ऐसे, ठीक। अब बात ये आती है कि हमने क्या किया कि 5GL से ही फेंक दिया, हमने ज़्यादा वेग दिया ही नहीं, हमें नीचे से ज़्यादा वेलोसिटी दी ही नहीं है। तो यू कितना फिक्स कर दिया हमने, वर्गमूल 5GL, ठीक। तो अब देखते हैं कि वर्गमूल 5GL से हमने फेंका है, यू को हमने फिक्स कर दिया, तो कितने कितने मान आते हैं सभी के। तो यहाँ जो यू दे दिया, नीचे से जो वेग दिया वो पक्का कर दिया कि भाई यू हमने दिया है बराबर वर्गमूल ऑफ 5GL, बस। अब कितने कितने मान आते हैं सभी के देखते हैं। तो तनाव निकालते हैं, तनाव का सूत्र हमारे पास है, वेग निकालते हैं। अब देखो ये हमारे पास तनाव का सूत्र है पूरा कंप्लीट, देखो ये तनाव का सूत्र है और वो वेग का सूत्र है। तो कहता है जब बिल्कुल लंबवत है, यहाँ आ गया, यहाँ इस जगह पे आ गया, तो यहाँ तनाव कितना है, यहाँ का तनाव देखें, अगर जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ कितना कोण घूम गया, 90, तो 90 डिग्री लगा देंगे इसमें, देखो वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ का तनाव कितना आएगा इस तनाव की अगर बात करें, ठीक। तो देखते हैं यहाँ का तनाव कितना आया, mg cos 90, ये हो गया 0, m/l cos 90 का मान होता है 0, ठीक है। तो m/l और ये हो गया u² माइनस 2gl और ये 1 माइनस cos 90, cos 90 0 हो गया, ये मान आ गया देखो। और u का मान क्या है, u का मान कितना रखेंगे, 5GL, तो इसमें 5GL रख दिया तो कितना आ गया, 3 mg आ गया देखो, ठीक। 5GL रखा तो 5GL में से 2GL गया, एक L कट जाएगा नीचे से, तो क्या बना, 3 mg। 3 mg यहाँ पर है तनाव, जब बिल्कुल सीधा हो गया, 90 डिग्री घूम गया, यानी यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, बिल्कुल यहाँ से चला यूँ और यूँ आ गया सामने, ठीक। तो तनाव निकल गया यहाँ पे। यहाँ की चाल भी मिल रही है, मिल जाएगी, ये चाल देखो, इसमें लगा दो 90 डिग्री, ये चाल मिल जाएगी यहाँ की, ठीक। तो इस प्रकार नीचे से कितना वेग दिया, 5GL का अंडर रूट देने के बाद है ये चीज़। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो फिर अलग अलग चीज़ें आएंगी, जितना भी यू का मान रखेंगे उसी हिसाब से आ जाएगा तनाव, ठीक है। अब आया सबसे नीचे तनाव, यहाँ पे तनाव कितना है सबसे नीचे, यानी यहाँ पे तनाव कितना है ऐसे। तो यहाँ का तनाव कितना बनेगा, देखो मैक्सिमम तनाव बनेगा, अधिकतम तनाव बनेगा यहाँ पे, है ना। कितना बनेगा यहाँ पे तनाव, यहाँ पे कितना एंगल लगाना है, थीटा, थीटा लगाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे 0, ठीक। अब थीटा 0 लगाया, देखो ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो 5GL में से 2GL गए, 3GL बचे, 3GL बचे और यहाँ तुमने लगा दिया 1, ठीक। u² और ये है तुम्हारा 0, तो ये 0 यानी 1 1, ये 0 हो गया, ये हो गया 5GL और एक बचे GL, तो तुम्हारा तनाव आ रहा है
6 mg। ये कहाँ आ रहा है? जब थीटा 0 लगा दिया और u कितना लगा दिया, वर्गमूल 5gl। ये कब आया? सबसे नीचे। ठीक, अधिकतम तनाव, और सबसे ऊपर तनाव कितना? 0। तो इस प्रकार किसी भी कोण पर तनाव कितना, इस सूत्र के अनुसार है। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं वर्तुल गति, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति में कहीं पे भी तनाव बता सकते हैं, कहीं पे भी चाल बता सकते हैं, कहीं भी चाल बता सकते हैं, कहीं पे वेग बता सकते हैं। मैंने अभी वेग के बारे में बताया, दिशाएं किस प्रकार बदलती हैं, घटकों में लिखी जाती हैं वेग, है ना, तो वो भी बता सकते हैं। परिवर्तन भी बता सकते हैं वेग का, वेग के परिवर्तन का परिमाण भी बता सकते हैं। सदिश राशियों के परिमाण क्या होते हैं वो आप जानते हैं, तो परिमाण भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो चाल का परिमाण वेग का परिमाण होगा ये जरूरी नहीं है। चाल का परिमाण या चाल वेग का परिमाण होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे, कोई गलती ना करें। वेग को वेग के रास्ते से लेके जाएं, सदिश राशियों में निरूपित करें, चाल को चाल के रास्ते से लेके जाएं। ठीक, चलिए अब इसके उदाहरण देना शुरू करते हैं। हमारे पास इसके 2 उदाहरण हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। ठीक, अब देखिए करते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया और सरल से 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको, और इनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम वृत्तीय पथ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर तल में अगर कोई गति पढ़ते हैं, ऊर्जा का संरक्षण पढ़ते हैं और उस पर कोई सवाल बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके 11वीं कक्षा की परीक्षाओं में, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यार ये तो चीज़ सर ने बताई थी और ये तो ऐसे होती है। ठीक, तो 2 उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर देखिए, ये कोई गोला है जो फिक्स है, ये गोला है और ये इस तल पर फिक्स है। फिक्स है मतलब बांध दिया गया, इसको चलेगा नहीं, ये गोला परमानेंट गोला फिक्स हो गया। और इस गोले की जो त्रिज्या है वो है r, ऐसे। तो गोले का द्रव्यमान कितना है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि गोला फिक्स है, गोला चलेगा नहीं, गोले में कोई वेग आना नहीं है, तो इसे लिख देंगे स्थिर गोला। स्थिर गोला, बस हो गया। ठीक, अब इसके बाद कहता है इसके बिल्कुल ऊपर के बिंदु पर एक वस्तु रखी है यहाँ पर, और वो इस प्रकार रखी है कि उसमें घर्षण नहीं है। इसका द्रव्यमान है m, ऐसे। और इसको थोड़ा सा हिला दिया आगे की दिशा में, इसको थोड़ा सा हिला दिया, मतलब वेग इसको दिया लेकिन ना के बराबर दिया, हिल गया, यानी 0 वेग पर ही हिला दिया। तो कहता है ये कितने कोण पर, ऊर्ध्वाधर दिशा से कितने कोण पर ये संपर्क छोड़ देगी गोले के साथ। गोले के साथ संपर्क छोड़ देगी तो क्यों छोड़ेगी? सबसे पहली बात यह है, मान लीजिए घर्षण नहीं है और ये इस तरफ को स्लिप होते हुए चलेगी, इसके ऊपर फिसलते हुए चलेगी,
तो ये कहता है किसी कोण पर आके ये संपर्क छोड़ेगी, यहाँ आकर ये संपर्क छोड़ देगा ऐसे, और यहाँ पर इसकी चाल होगी कोई v, मान लो v चाल है इसकी, v चाल से ये संपर्क छोड़ेगा, ऐसा माना जाए। तो संपर्क क्यों छोड़ेगा? कहता है जी संपर्क इसलिए छोड़ेगा कि जो अभिकेंद्रीय बल है जब वो मिलेगा नहीं केंद्र की तरफ, यानी जब अभिकेंद्रीय बल 0 हो जाएगा, केंद्र की तरफ मिलेगा नहीं, तो सर्कल पे नहीं चलेगा, वृत्त पे नहीं चलेगा, फिर हवा में उड़ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी इस पर लगने वाला बल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म कब होता है? कहता है जी मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल तब तक मिल रहा है जब तक भार का कोई घटक उसे दे रहा है। जब भार का घटक उसे देना बंद कर देगा या वो ज़्यादा होने लगेगा तो ये उड़ जाएगा। तो इसका मतलब सरल है कि इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया मान लें ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मान लें भार का घटक, और इस कोण को बना लें थीटा, तो ये कोण बन जाएगा देखो थीटा। और नीचे की तरफ भार होता है वो हो गया तुम्हारा mg, तो भार का ये घटक इस तरफ को जाएगा mg cos थीटा। थीटा के पास वाला जो घटक है वो जाएगा mg cos थीटा केंद्र की तरफ। कहता है यही वो बल है जो अभिकेंद्रीय बल को देगा। जब ये अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब फिर ये बाद में और नहीं दे पाएगा, अभिकेंद्रीय बल फिर ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो पहले क्या है, mg cos थीटा जब तक अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा है तो ये बल बनता है। ठीक, यानी कुछ इस तरह का मामला बनता है, mg cos थीटा और अभिलंब प्रतिक्रिया mv²/r। mg cos थीटा लगा केंद्र की तरफ, उसमें से कौन घटा? अभिलंब प्रतिक्रिया। अभी भी केंद्र की तरफ बल बकाया है, तो वो कितना है? ये वाला। कह रहे जब तक ये होता रहेगा ये संपर्क नहीं छोड़ेगा। संपर्क तब छोड़ेगा जब ये n शून्य हो जाए और ये चीज़ इधर को हो जाए, बढ़ जाए वैल्यू। तो यानी संपर्क छोड़ने के लिए क्या कंडीशन है? संपर्क छोड़ने के लिए जो शर्त है वो क्या है? वो है mg cos थीटा से बड़ा या बराबर हो जाए mv²/r। तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि संपर्क छूट जाएगा, तो कुल मिला के बराबर हो जाए। फिर बराबर कर दें इसको, ये शर्त है वैसे, लेकिन इसको बराबर कर देते हैं। अब बराबर ही मान लें, mg cos थीटा बराबर mv²/r, m को काट दें तो v² आ गया gr cos थीटा। यानी जब वेग वर्गमूल gr cos थीटा हो जाएगा तब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि ये संपर्क छोड़ेगा अब, यानी इसके बाद ये चलेगा ही नहीं। तो ये कोण ऐसा है थीटा जिस पर ऐसा होगा। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम इस v को निकाल देते हैं। अब देखो v कैसे निकलेगी। v निकालने के लिए क्या है, कितनी ऊंचाई चली, इसको ऊंचाई को मान लेते हैं h। ठीक, और ये h हम निकाल चुके हैं, ये होती है r1 - cos थीटा, क्योंकि ये पूरी ऊंचाई क्या है r, और ये क्या है मेरी दोनों उंगलियों के बीच में r cos थीटा। इस त्रिभुज का आधार है ये r cos थीटा। तो कुल ऊंचाई कितनी बनी? r - r cos थीटा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे चाल क्या बनेगी? यहाँ की चाल 0 है, यहाँ की चाल क्या बनेगी? तो ऊर्जा संरक्षण लगा दें, सबसे ऊपर लगा दें। हम सबसे ऊपर की ऊर्जा को, जहाँ पर हमें संपर्क छोड़ना है ना, हम यहीं की ऊर्जा को 0 मान लेते हैं। यहाँ की ऊर्जा 0 और यहाँ की ऊर्जा कितनी? यहाँ की ऊर्जा हो जाएगी mgh। ठीक, तो यहाँ की ऊर्जा क्या है? mgh सबसे ऊपर की। यहाँ पर कोई वेग नहीं दिया तुमने, नीचे की ऊर्जा 0 और यहाँ पर वेग है 12 mv²। ठीक, यानी यहाँ की ऊर्जा किसको प्राप्त हो गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। बिल्कुल सरल सी बात है। अब कितना वेग आ गया? वेग आ गया 2gh का वर्गमूल, और h का मान रख दें तो 2gr1 - cos थीटा। देखो ये रख दिया h का मान। तो ये वेग और ये वेग बराबर हैं। एक वेग निकाला अभिकेंद्रीय बल की शर्तों के अनुसार,
एक वेग निकाला ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार। तो दोनों वेग को मिला देते हैं। जब इन दोनों वेग को मिला देते हैं तो यहाँ बराबर कर देंगे इनको। अब बराबर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहीं पे बराबर कर देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, ये लो, ठीक। इसके बराबर कर देता हूँ मैं वर्गमूल ऑफ 2gr1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। वर्गमूल हुआ, दोनों मान धनात्मक हैं तो वर्गमूल से वर्गमूल हटा देते हैं या दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो छोड़ देंगे इसको यहाँ से, तो क्या बनेगा, gr कॉस थीटा 2gr1 माइनस कॉस थीटा, gr को काट देंगे तो क्या बना, कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान देखो कितना आ रहा है, कॉस थीटा का मान आ रहा है 2/3, ठीक। और थीटा का मान कितना आएगा, तो थीटा का मान क्या करते हैं, लगाते हैं कॉस इनवर्स, यानी थीटा आएगा कॉस इनवर्स 2/3, यानी वो कोण है जिस पर संपर्क छूट जाएगा, ठीक। तो ये था एक उदाहरण जिसमें आप समझते हैं कि ऊर्जा और अभिकेंद्रीय बलों को किस प्रकार लिया जाता है। अब ये उदाहरण एक दूसरी चीज़ पर भी एज इट इज लागू हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब हमारे पास क्या है, एक द्रव्यमान रहित छड़ है जिसमें द्रव्यमान नहीं है, संहति नहीं है, मास नहीं है, ठीक। और वो रखी है और उसके ऊपर जैसे मान लीजिए छड़ है यहाँ पर ऐसे, ये कोई फरस है और इसके ऊपर एक छड़ हमने टिका रखी है ऐसे, जिसका द्रव्यमान नहीं है। इस छड़ में द्रव्यमान नहीं है मान लीजिए, और इसकी जो लंबाई है वो है L, इस प्रकार यूँ। और इसके ऊपर हमने एक गेंद रख दी या कोई चीज़ रख दी, ठीक, इस प्रकार रख दी, देखो ऐसे बिल्कुल संतुलन बना दिया, इसके ऊपर रख दिया हमने, इसका द्रव्यमान बना दिया हमने m, ठीक। और इसका छड़ी का या छड़ का नीचे का हिस्सा यहाँ फिक्स कर दिया, मतलब घूमने लायक तो है लेकिन उठता नहीं है, मतलब एक एक्सल पे लगा दिया, घूम सकता है लेकिन उठता नहीं है। इस छड़ में कोई द्रव्यमान नहीं है और इसको थोड़ा आगे की तरफ यहाँ से चला दिया यूँ, तो बॉल इसके ऊपर रखे रखे चल रही है। कहता है कितने कोण पे बॉल छड़ को छोड़ देगी, कितना कोण घूम जाएगी ये। अब मान लीजिए यहाँ आके छोड़ देगी छड़ को ऐसे, अब ये मान लो बर्फ पे चल रहा है, ये छड़ की स्थिति हो गई नई वाली, देखो, ठीक। यहाँ आके छोड़ देगी छड़ को, मान लीजिए बॉल, ठीक। ये बॉल है, अब संपर्क छूटने वाला है, ठीक। तो बिल्कुल वही बात है, कितने कोण पर छोड़ेगी, ये जो कोण है थीटा, ये कितना आएगा, कॉस इनवर्स 2/3, बिल्कुल पहले वाला मामला है। यहाँ पर आके बॉल इस छड़ को छोड़ देगी। तो कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और किस तरीके से दूसरी चीज़ों पर लागू होता है, ये हमें समझना होता है, ठीक। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया, आपको बताया ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति किस प्रकार होती है, उस पर मैंने आपको 1-2 उदाहरण दिए। इसके बाद NCERT पाठ्य पुस्तक में सवाल हैं इस पर, तो उन्हें भी हम करेंगे, ठीक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा और संवेग के संरक्षण पर। ऊर्जा और संवेग का संरक्षण होता है, किसी सवाल में दोनों का संरक्षण होता है, तो वो किस तरह के सवाल होते हैं और उन्हें हम कैसे करते हैं, ठीक है, ओके।